नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा ढकोलिया इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला। आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला से जुड़े सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला हिंदी भाषा की आधारशिला वर्णमाला है। वर्णमाला उन सभी ध्वनियों का समूह है जिनसे शब्द और वाक्य बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन प्रमुख रूप से शामिल है। दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण कुल मिलाकर 52 होते हैं, जिसमें मूल स्वर 11 और मूल व्यंजन 33 होते हैं। यहाँ इस चार्ट में वर्णमाला का वर्गीकरण दिया गया है, जैसे कि 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में भी 3 भेद होते हैं, मतलब इस चार्ट में 90% चीज़ें शामिल हैं। स्वर में जो 3 भेद होते हैं वो होता है ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और जो व्यंजन होते हैं उनमें उनके भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस चार्ट में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको हम इन डिटेल समझेंगे। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, जबकि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वह स्वर पर निर्भर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम क लिखते हैं, ये जो क के नीचे मैंने लगाया है इसे हम हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब है कि यह जो वर्ण है यह आधा है। तो इस व्यंजन में जब हम अ जोड़ते हैं तब जाकर ये पूरा क बनता है। आधा क और अ जोड़कर क बनता है। तो इससे यह साबित होता है कि जो व्यंजन होता है वह स्वर पर निर्भर करता है। व्यंजन जो है बिना स्वर के उच्चारण इनका नहीं हो सकता। स्वरों के 3 मुख्य भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। इन्हें हम इन डिटेल आगे समझेंगे। व्यंजनों को उच्चारण स्थान और विधि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, यहाँ आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, आगत और संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा हिंदी में कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत, अयोगवाह आदि, जो भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाने में मदद करते हैं। ह्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। तो ह्रस्वर वो होते हैं जो आप कह सकते हैं छोटे होते हैं, जिन्हें बोलने में जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। अगला होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हें आप कह सकते हैं जो बड़े स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ओम में ओ को लंबा खींचते हैं, ओम कर कर हम जो है इसका उच्चारण करते हैं। तो प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जो है लंबा खींचता हो। उसके बाद हमारा आता है अनुस्वार, जो अंक की मात्रा हम जिन्हें कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। इस स्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग म, ण, न,
ईय, अंग की ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर आता है अनुनासिक, जो हमारी चंद्र बिंदी होती है। वह ध्वनि या वर्ण जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों के माध्यम से होता है, इसे नासिक्य ध्वनि भी कहा जाता है, जैसे मुंह, आँख, हंस आदि। हलंत, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हलंत क्या होता है। हलंत जब व्यंजन के नीचे लगता है तो उसका मतलब है कि वह व्यंजन क्या है, आधा है, और जो कि निर्भर करता है स्वर पे। स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब आधे व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं तब जाके वह एक शब्द बना पाते हैं जिसका अर्थ होता है। उन्हीं शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है। उन्हीं वाक्यों का उपयोग करके हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं सामने, जिससे भाषा का निर्माण होता है। आगे होता है विसर्ग। विसर्ग जो अह की मात्रा होती है, एक ऐसा चिन्ह है जो शब्द के अंत में या बीच में स्वर के बाद आता है और उसके साथ एक हल्की सांस ह जैसी ध्वनि का संकेत होता है। संस्कृत भाषा में विसर्ग का उपयोग विशेषकर श्लोक और मंत्रों में व्यापक रूप से होता है। अह, जैसे आप जानते हैं, जब भी हम अह का प्रोनाउंस उच्चारण करते हैं तो आखिर में हम ह ध्वनि जो है इसका उपयोग करते हैं, और ये ज़्यादा करके संस्कृत भाषा में इसका उपयोग किया जाता है श्लोक और मंत्रों में, जैसे ओम नमः शिवाय। अयोगवाह क्या होता है? अभी जैसे हमने देखा कि स्वर के 3 भेद हैं, हरस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद जो अंग और अह, हमने अनुस्वार और विसर्ग अभी देखा, तो जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो होते हैं अयोगवाह। जो मूल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये कुल मिलाकर जो हुए 11 स्वर हुए, मूल स्वर। इसमें जो 2 स्वर होते हैं, अंग और अह, उन्हें कहते हैं अयोगवाह, जिसमें अंग अनुस्वार तथा अह विसर्ग संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो अयोगवाह कहलाती हैं। अतः इन्हें स्वरों के साथ न रखकर अलग लिखा जाता है। ये मूल स्वरों में नहीं आते, लेकिन इन्हें मिलाकर कुल मिलाकर जो है 13 स्वर होते हैं। उसके बाद आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हमने अभी अभी देखा था मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। व्यंजनों में भी 5 भेद हैं, जिसमें पहला भेद मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ इस चार्ट को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो व्यंजन है जिसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, क, च, ट, त, प, इसे हम कचट तप वर्ग कहते हैं। और कचट तप वर्ग किस में आता है? यह आता है स्पर्श व्यंजन में। जो कचट तप होता है वो स्पर्श व्यंजन का भेद है। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में इनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे जब आप क वर्ग बोलते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये जो क वर्ग आपका होता है, जब आप इनका उच्चारण करते हो तो इनका उच्चारण सीधा कंठ से होता है, गले से, कंठ से। इसकी जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वो आपकी कंठ से होकर निकलती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। इसके बाद जो च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, इय, ये च वर्ग जो है कंठ के ऊपर का जो स्थान होता है वो होता है तालव्य। तालव्य जो तालु होता है आपका कंठ के ऊपर, तो जब हम च, छ, ज, झ, इय कहते हैं तो ये हमारा जो तालु है यहाँ से ध्वनि निकलती है। इसके बाद होता है ट वर्ग। जब आप ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो ये जीभ है ये तालु से टकराती है। जब जीभ तालु से टकराती है तो उसे उस चीज़ को कहते हैं मुद्रा, मूर्धन्य। तो ये जो मूर्धन्य होता है वो होता है ट वर्ग। उसके बाद होता है हमारा त वर्ग। हमारे मूर्धा के बाद जो ध्वनि है वो जब हम आगे की तरफ बढ़ें कंठ तालु मूर्धा से,
तो हमारे जो वर्णों का उच्चारण होता है त, थ, द, ध, न, तो वो दांत से होता है। ठीक है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो जीभ है वो दांतों से टकराती है, इसलिए हम इन्हें दंत्य कहते हैं। और जो आखिर में बचता है प वर्ग, प में जो प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं तो दंत के बाद होता है हमारे होठ। तो जब हम प, फ, ब, भ, म कहते हैं तो हमारे होठ आपस में टकराते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो अभी हमने स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण देखा। स्पर्श व्यंजन के वर्गीकरण में क वर्ग होता है, जिसमें हम कंठ से कहते हैं। उसके बाद जो च वर्ग होता है उसमें आता है हमारा तालु। तालु के बाद होता है हमारा मूर्धा, जो कि ट वर्ग होता है। मूर्धा के बाद आता है हमारा दंत्य, जो कि त वर्ग होता है। और आखिर में जो हमारा प वर्ग है वो आता है ओष्ठ में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण, जिसमें जब हम इन 25 वर्णों का जो ये 25 वर्ण कैसे होते हैं, 5 × 5 आप कह सकते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, ये 5 जो वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन में भी मैंने आपको बताया इनकी वाइब्रेशन कहाँ कहाँ से निकलती है। तो कंठ से शुरू होती हैं और ओष्ठ पे ख़त्म होती हैं। कंठ के बाद आता है तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा से दंत और दंत से ओष्ठ। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो बिना टकराए जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जो मतलब हमारी जीभ कहीं भी टकराती नहीं है और जिनकी जो ध्वनियाँ हैं वो सीधा बाहर निकलती हैं उच्चारण के बाद। तो वो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं ये 4, य, र, ल और व। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलती है। ऊष्मा वायु हमारे मुंह से ज़्यादा निकलती है। जब आप अपने मुंह के सामने अपना हाथ रखें और इन व्यंजनों का, इन वर्णों का उच्चारण करें, किनका, ये जो 4 वर्ण हैं श, श, स, ह, तो जब भी आप श, श, स, ह का उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह से ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों को जोड़कर बनते हैं। जब भी आप क्ष, त्र, ज्ञ और श्र का उच्चारण करते हैं तब आप जब इनका धीमा उच्चारण करें तो आपको पता लगेगा कि इनके उच्चारण में 2 वर्णों का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं संयुक्ताक्षर दिए हुए हैं। संयुक्ताक्षर में 2 वर्ण हैं जिनको जोड़कर संयुक्त व्यंजन बने हैं, जिसमें क्ष कैसे बनता है, यहाँ आपको आधा क दिखाई दे रहा होगा। आधा क और श इनको जोड़कर क्ष बनता है, क्ष। त और र को जोड़कर त्र बनता है, श और र को जोड़कर श्र बनता है और ज और इय को जोड़कर ज्ञ बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। हम इस चार्ट में वापस आकर देखेंगे कि हमने देखा स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अब आगत व्यंजन हम देखेंगे। आगत व्यंजन होते हैं ये 2 वर्ण ज और फ। यहाँ आगत ध्वनियाँ जिन्हें हम कहते हैं। अन्य भाषाओं से आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे फ़ारसी शब्द हो गए, अरबी शब्द हो गए।
अंग्रेज़ी शब्द हो गए, पुर्तगाली भाषा से कुछ शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ज़्यादा करके ये जो आगत ध्वनियाँ होती हैं वो फ और ज की होती हैं। जैसे अगर हम फ लिखते हैं तो फ क्या होता है हमारा PHA फ, और जब हम ज लिखते हैं तो ज क्या होता है हमारा JA ज। लेकिन जब हम आगत ध्वनि की बात करते हैं तो फ और ज में नीचे लगता है नुक्ता। क्या लगता है? नुक्ता लगता है। तो इनका जो उच्चारण है वो बदल जाता है। जैसे अभी PHA फ होता है तो इसका उच्चारण नुक्ता लगने के बाद कैसा होगा? नुक्ता लगने के बाद इसका उच्चारण होगा FA फ। और वैसे ही ज के नीचे जब नुक्ता लगेगा तो इसका उच्चारण होगा ZA ज। तो मतलब फ से नुक्ता लगने के बाद वो फ हो जाता है और ज से नुक्ता लगने के बाद वो ज हो जाता है। तो ये जो शब्द हैं वो अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली भाषाओं से आए हुए हैं। उन शब्दों का उपयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो यहाँ कुछ फ़ारसी ध्वनि के उदाहरण दिए हैं, जैसे फरमान, फ़कीर, फ़रिश्ता। अरबी फ़ारसी ध्वनि है जैसे ज़मीन, ज़ोर, नज़र। और अंग्रेज़ी ध्वनि है यहाँ पर ऑफिस, डॉक्टर, ऑपरेशन। हमने यहाँ समझा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, व्यंजन के भेद हमने देखे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन हमने अभी देखा, संयुक्त व्यंजन हमने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप से आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन ये एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ड और ढ पढ़ा था, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ड के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं तो उसका उच्चारण होता है ड से, और जब ढ के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं तो उसका उच्चारण होता है ढ से। तो ये जो ड और ढ है, ड से ड़ होता है जैसे सड़क हो गया, और ढ से ढ होता है जैसे ढ से ढक्कन होता है। लेकिन जब हम नुक्ता लगाते हैं तो वो ढ हो जाता है, तो जैसे पढ़ाई हो गया। तो ऐसे शब्दों में इनका उपयोग होता है। इसे अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ द्वित्व व्यंजन बताया गया है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे पक्का, पत्ता, कुत्ता, चक्की आदि। तो यहाँ द्वित्व व्यंजन का उदाहरण दिया है। इसमें क्या कहा गया है? स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन क्या होता है? जिसमें स्वर नहीं आता। जैसे यहाँ पे आधा क हो गया तो ये स्वर रहित है। लेकिन जब हम आधा क में अ जोड़ दें तो वह पूरा क बन जाएगा। तो ये क्या है? स्वर युक्त व्यंजन है। ये हो गया हमारा स्वर रहित और ये हमारा हो गया स्वर युक्त, क्योंकि इसमें हमने अ जोड़ दिया है, स्वर को हमने व्यंजन में जोड़ दिया है। तो स्वर रहित और स्वर युक्त व्यंजन जो होता है, जैसे यहाँ पे पक्का में आधा क और पूरा क जुड़ा हुआ है। पक्का अगर हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ये आधा प के साथ हमने अ जोड़ दिया तो ये पूरा प हो गया, प्लस ये हो गया आधा क, प्लस क में हमने फिर से अ जोड़ा। ठीक है, एक सेकेंड। प आधा क, उसके बाद आएगा फिर से आधा क प्लस आ की मात्रा। तो ये हो गया आधा प और अ जोड़ के पूरा प बनेगा। ठीक है, उसके बाद आधा क, उसके बाद आधा क और उसमें आ की मात्रा हमने जोड़ दी, तो ये प क
का। पक्का हम इस प्रकार से लिखेंगे। एक सेकंड में ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। तो ये होते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन, जिसमें स्वर रहित व्यंजन और स्वरयुक्त व्यंजन दोनों मिलकर शब्द बनता है। उसके बाद हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। स्वर रहित र को प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित नाम से पहचाना जाता है। एक होता है रैफ और दूसरा होता है पदेन। तो रैफ क्या होता है? रैफ वो होता है स्वर रहित, मतलब आधा र, बिना व्यंजन के जिसका उच्चारण होता है, आधा र जो होता है हमारा। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रैफ कहते हैं। रैफ वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है कर्म, पर्व, धर्म। तो जब हम कर्म का उच्चारण करते हैं तो म के ऊपर र लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसका उच्चारण जो है म से पहले होता है। जब हम इसे धीरे पढ़ें करम, तो मैंने म बोलने से पहले र बोला, तो ये होता है रैफ में। पदेन में क्या होता है? पदेन होता है स्वर सहित, मतलब पूरा र, स्वर सहित। पूरा र में क्या होता है? र को व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। पदेन वर्ण के नीचे लगता है, जैसे ट्रक, क्रम और प्रेम। तो इसमें जो र है वो यहाँ पे ट्रक जब हम धीमे में बोलें तो ट र क, तो ट पहले हमने बोला, उसके बाद हमने र बोला। रैफ में क्या हो रहा था? रैफ जहाँ भी लग रहा था उसके पहले र का उच्चारण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर र जहाँ भी लग रहा है पहले व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद र का उच्चारण होता है, जैसे ट र क, ट्रक। ठीक है। जब आप कर्म पढ़ेंगे तो क र म, र पहले बोला जाएगा। जब आप ट्रक पढ़ेंगे तो ट पहले बोला जा रहा है और र बाद में। तो ये रैफ और पदेन आप इस तरीके से पहचान सकते हो इस ट्रिक का उपयोग करके। अगला है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। पहचान क्या है इसकी? बोलते समय गले में वाइब्रेशन न होना। अब इसे हम यहाँ समझते हैं। अब बात हो रही है अघोष वर्ण की, जिनमें कंठ से कंपन नहीं होता। जब यहाँ आप व्यंजन देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, यहीं से हम समझेंगे। इसमें ये जो क और ख होता है, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो क और ख में क्या होता है? जब आप गले पे, अपने कंठ पे हाथ रखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इनमें कंपन नहीं होता। जब आप क और ख कहते हैं तो इनमें कंपन नहीं होता है, तो ये होता है अघोष वर्ण। वैसे ही अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे क और ख हो गया, च और छ हो गया, ट और ठ हो गया, त और थ हो गया, प और फ हो गया। तो ये स्पर्श व्यंजन के जो शुरुआत के दो हैं, पहला और दूसरा, ये होता है अघोष वर्ण। ठीक है। अघोष वर्ण के बाद क्या था? अघोष वर्ण के बाद आता है, हम कहते हैं घोष या सघोष। हम कहते हैं घोष या सघोष। तो ये क्या होते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। पहचान, बोलते समय गले में वाइब्रेशन महसूस होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे वर्ण दिए हैं, हम उदाहरण यहाँ से देखेंगे। तो हमने अघोष अभी देखा। अघोष में जो स्पर्श व्यंजन के शुरुआत के दो होते हैं वो अघोष होते हैं। तो बचे क्या? बचे ग घ अंग, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म। तो ये जो आगे के तीन हैं वो हमारे घोष या सघोष वर्ण में आते हैं। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब आपके कंठ से कंपन होता है। तो जो स्पर्श व्यंजन के शुरुआती दो हैं वो हमारे अघोष हैं, और जो आखिर के तीन हैं, 3 4 5, जो आखिर के तीन हैं वो आप ऐसे याद रखेंगे। 1 और 2 है तो अघोष है, 3 4 5 है वो घोष या
सघोष वर्ण में होता है। अघोष में क्या होता है, कंठ से कंपन नहीं होता या कम होता है, और सघोष में क्या होता है, कंठ से कंपन होता है। इसके बाद आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ग क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा या प्राण निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। पहचान, हल्की हवा निकलती है। इसे भी हम यहीं व्यंजन में देखेंगे। अल्प प्राण जिसमें वायु कम निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जब आप क, ख, ग, घ अंग कहते हैं तब आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के देख सकते हैं कि कौन से वर्ण के उच्चारण में कम हवा, कम वायु निकल रही है। तो अल्प प्राण में हम क बोलते हैं, क बोला, हमने ख बोला, तो क और ख को अगर मैं कंपेयर करूं तो क में जो है कम वायु निकलती है, ख में ज़्यादा वायु निकलती है। तो इसमें अल्प प्राण क्या हुआ, क। तो क हमारा अल्प प्राण है। ख में वायु ज़्यादा है तो ये हमारा अल्प प्राण नहीं है। फिर हमने कहा ग में वायु कम निकल रही है तो ये भी हमारा अल्प प्राण है। फिर हमने कहा घ में वायु ज़्यादा निकल रही है तो ये हमारा अल्प प्राण नहीं है। फिर मैंने कहा अंग, तो अंग में जो है वायु कम निकल रही है तो ये भी हमारा क्या हुआ, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जिसमें वायु कम निकले वो होते हैं 1, 3, 5, मतलब क, ग और अंग। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण ये अल्प प्राण का अपोजिट है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा, अधिक प्राण निकलते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की पहचान, तेज़ हवा निकलती है, हाथ से बाहर बोलकर चेक कर सकते हैं आप। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था कि क के बाद जब हमने ख का उच्चारण किया, एक सेकेंड, जब हमने ख का उच्चारण किया तो हमने देखा कि वायु इसमें ज़्यादा निकल रही है तो ये आता है महाप्राण में। वैसे ही घ का हमने उच्चारण किया था, इसमें भी क्या होता है, वायु ज़्यादा निकलती है तो ये आता है महाप्राण में। ठीक है। अल्प प्राण के लिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, 1, 3, 5, और महाप्राण के लिए क्या आएगा, 2 और 4। ऐसा सभी में होता है। स्पर्श व्यंजन में क, च, ट, त, प पाँचों वर्ग में यही फॉर्मूला फॉलो होगा। 1, 3 और 5 वाले, 1, 3, 5 नंबर वाले जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं जिसमें वायु कम निकलती है, और जो 2 और 4 वर्ण हैं, दूसरे और चौथे नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इनके उच्चारण में वायु ज़्यादा निकलती है। आखिर में बचा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जैसे मैंने अभी आपको ड और ढ के बारे में बताया था, जिसमें नुक्ता लगते ही ड हो जाता है जैसे सड़क, और ढ से ढक्कन जो होता है वो ढ हो जाता है जैसे हम पढ़ाई जैसे शब्दों में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ देखा था, इसे हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। और द्वित्व व्यंजन हमने देखा था। द्वित्व व्यंजन और जो आखिर में दिया है द्विगुण व्यंजन कुछ एक जैसे ही हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, स्वर रहित और स्वर युक्त जो व्यंजन होते हैं उनको जोड़कर जो शब्द बनते हैं वो यहाँ द्वित्व या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा क्या है इसकी, जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है तो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पहचान क्या है इसकी, अक्षर 2 बार आता है। उदाहरण के लिए क और क, जिसमें एक आधा क है, ठीक है, और एक पूरा क है, मतलब क प्लस अ है, तो आप इसे लिखोगे कैसे, क। वैसे ही इसमें ग करके दिया हुआ है जिसमें आधा ग है प्लस पूरा ग है। पूरा ग के लिए ग और अ को जोड़ना होगा तो ये होगा ग। वैसे ही च, त, प। उदाहरण शब्द पक्का, बच्चा, सत, ये वाले शब्द हैं। तो इस वीडियो में हमने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन जो भेद होते हैं उनमें भी स्वर में जो 3 भेद होते हैं हमने यहाँ देखे थे। हरस्वर, एक सेकेंड, हरस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर हमने देखा। जो
मूलतः 11 स्वर होते हैं। उसके अलावा जो 2 स्वर होते हैं वो हमारे अयोगवाह होते हैं, जो अंग और अह होते हैं। अंग और अह को हम अनुस्वार और अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। उसके अलावा एक अनुनासिक होता है, ठीक है। हलंत कब लगता है? जब हम स्वर रहित वर्ण लिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो व्यंजन जो आधा होता है, जो स्वर के बिना होता है, स्वर रहित शब्दों में हलंत लगता है। उसके अलावा हमने कुछ व्यंजन के हमने 5 भेद देखे थे, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन हमने देखा था। द्वित्व और द्विगुण भी हमने देखा था। आगत ध्वनियाँ देखी थी हमने। आगत ध्वनियों में अरबी फारसी शब्द देखे थे, जिसमें हमने फ और ज का एग्जाम्पल देखा था। इसके अलावा जो अंग्रेज़ी ध्वनि होती है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, इसमें एक ये स्वर भी ऐड हुआ है, इसे आप ए करके प्रोनाउंस कर सकते हो। और जब आप यहाँ नहीं लिखती हूँ, 1 मिनट, जब आप आ लिखो और उसके ऊपर ये अर्धचंद्र लगा दो तो इसे आप ओ प्रोनाउंस करते हो। तो ये जो ए और ओ है, ये अंग्रेज़ी ध्वनियाँ हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनको हम जैसा का तैसा ही इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें। ऐसे अंग्रेज़ी शब्द जिनको हम जैसा का तैसा उठाकर हिंदी में लिखते हैं, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है। तो बैट और बॉल को हिंदी में गेंद और बल्ला भी कहते हैं, लेकिन हम उन्हें गेंद और बल्ला लिखने की जगह पे बैट और बॉल ही उठाकर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बैट में ये ए लगता है, मतलब अर्धचंद्र, तो इसे आप पढ़ोगे बैट। जब आप बॉल लिखोगे तो ब पे आ की मात्रा और ये अर्धचंद्र, तो ये बॉ प्रोनाउंस होगा, बॉल, बैट, बॉल। तो ऐसे अंग्रेज़ी कई सारे शब्द हैं, जैसे ऑफिस, डॉक्टर और ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं, ठीक है। तो वो यहाँ ए और ओ के उच्चारण से लिखे जाते हैं। तो हमने ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। जितने भी वर्णमाला में मूल स्वर व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार हमने देखे। हर एक चीज़ को मैंने इन डिटेल इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। होप सो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं हिंदी व्याकरण में और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, या फिर आप मुझसे किसी और विषय के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।